जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं। और रचनाएं कौन कौन सी हैं जो कई बार 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 पूछी जाती हैं, और ये कहानी के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा। सिर्फ आपको क्लास बहुत ध्यान से सुननी है और मेरी बातों को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई। जैसे मोहन राकेश की रचना है ना। जैसे जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं मैंने यहाँ लिखी हैं, यशपाल और धर्मवीर भारती और यहाँ पर भीष्म साहनी, ये सारी रचनाएं हम आज इस क्लास में याद करके जाएंगे यहाँ से। लेकिन आप कहोगे मैं आपको रटवाऊंगा, नहीं रटवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको अपनी क्लास के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई। ये मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से मेरे दोस्त आप इस सारी रचनाओं को याद कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब याद कर गए, ठीक है भाई। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक रचना हो जाती है इनकी ये आधे अधूरे, दूसरी रचना हो जाती है न आने वाला कल, तीसरी रचना इनकी हो जाती है आषाढ़ का एक दिन, चौथी रचना हो जाती है इनकी अंडे के छिलके, पांचवी रचना हो जाती है इनकी अंधेरे बंद कमरे में, छठी रचना हो जाती है इनकी आखिरी चट्टान, और सातवीं रचना हो जाती है इनकी लहरों के राजहंस। और एक रचना और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके अंदर नहीं है, वो है मलबे का मालिक। कौन है भाई? मलबे का मालिक एक रचना इनकी और हो जाती है, और वो है मलबे का मालिक। मलबे मलबे का मालिक, ठीक है भाई। मलबे का मालिक ये रचना उनकी और हो जाती है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। यहां पर आप देख रहे हो मोहन और राकेश। मोहन राकेश दो दोस्त हैं। कौन है भाई? ये दो दोस्त हैं, लेकिन इनकी उम्र अभी 10-12 के आसपास ही है। कितनी भाई? 10 और 12 के आसपास है। कहानी ध्यान से सुनोगे सारी रचनाएं अपने आप याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जिंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है भाई, जब तक आपको मेरी बातें याद रहेंगी। मोहन और राकेश दो दोस्त हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों में एक दोस्त चालाक होता है और एक दोस्त थोड़ा सीधे टाइप का होता है। तो इसमें जो मोहन है वो सीधे टाइप का बंदा है, लेकिन राकेश इसमें चालाक है थोड़ा सा। अब दोनों दोस्त जब शाम को हर रोज घूमने जाते हैं तो हमेशा मोहन राकेश को कुछ ना कुछ खिलाता है, और राकेश इसको कहता है यार कुछ खिला दे, मैं तुझे कल खिलाऊंगा। लेकिन ये दोनों अभी कितने साल के हैं? ये दोनों दोस्त अभी 10 से 12 साल की उम्र के हैं। कितने भाई? 10 से 12 साल की उम्र के हैं दोनों। अब 10 से 12 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं वो मस्त मौला रहते हैं। वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते, आधे अधूरे होते हैं, है ना। यानी ज्ञान उन्हें पूरा नहीं होता किसी भी चीज का। वो कैसे होते हैं? तो आप कहोगे वो आधे अधूरे होते हैं। मोहन और राकेश दो लड़के हैं जो अभी पूरी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, 10-12 साल के हैं। और कैसे हैं वो? आधे अधूरे हैं। अब मोहन जब राकेश को हर रोज चीज खिलाता था कुछ ना कुछ, तो मोहन एक दिन राकेश से बोला यार मैं तुझे रोज खिलाता हूँ, तू तो कभी मुझे कुछ खिला। तो राकेश कहता है इससे यार तू टेंशन मत ले, मैं तुझे खिलाऊंगा, कुछ नहीं कुछ खिलाऊंगा, मैं तुझे कल खिलाऊंगा। फिर अगला दिन आता है तो मोहन फिर राकेश से कहता है यार आज तो खिला दे। तो राकेश फिर इससे कह देता है यार कल खिलाऊंगा, आज नहीं। अब हर बार मोहन इस राकेश को खिलाता रहता है, लेकिन राकेश हर बार क्या कह के टाल देता है कि मैं तुझे कल खिलाऊंगा। तो मोहन कहता है कि भाई तेरा कल उल कभी ना आएगा, न आने वाला कल, तेरा कल कभी नहीं आएगा। यानी कि न आने वाला कल किसकी रचना हो जाती है? बोले मोहन राकेश की हो जाती है, दो दोस्त जो थे, ठीक है भाई। अब इस गुस्से में मोहन बोला कि तेरा कल कभी नहीं आएगा भाई, तू ना कभी सुधरेगा, मुझसे हर रोज चीज खा रहा है तू। तो राकेश कहता है टेंशन मत ले, एक दिन जरूर आएगा आषाढ़ का, आषाढ़ का एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुझे चीज खिलाऊंगा। ये बात किसने कही थी? राकेश ने मोहन से कही थी कि आषाढ़ का एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुझे चीज खिलाऊंगा। अब एक दिन गुस्से में मोहन बहुत ज्यादा इस राकेश पे बरस गया और बोला कि आज तो तू खिलाएगा चीज, हर रोज मैं खिलाता हूँ, आज तेरी बारी है, तू खिलाएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर मुझे चीज खिला। तो राकेश क्या था, मोहन को एक दुकान पर लेके गया, परचून की दुकान थी, वहां पर अंडे, चाय, बीड़ी, सिगरेट, ये सब वहां पर एक खोखा टाइप था, उस खोखे पे लेके चला गया। अब राकेश जब मोहन मोहन को उस खोखे पे लेके चला गया, दोनों वहां पर गए, और वहां पर बिस्किट भी रखे रहते हैं, डब्बे आपने देखे होंगे, डब्बों में क्या रहते हैं? बिस्किट रहते हैं। बिस्किट के साथ साथ तो कुछ और भी खाने पीने की चीजें, फैन वगैरह रहते हैं। अब हुआ क्या, जब जैसे ही जो ताऊ उस पर बैठे थे वो अंदर से कुछ सामान लेने गए। अब जैसे ही सामान लेने गए तो उनकी लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई तो राकेश तो चालाक बंदा था, जैसे ही वो उससे चालाक बंदा था उसने मुट्ठी भर के फट देने कुछ चीज सामान निकाल के और अपनी जेब में रख लिए। किसने? राकेश ने।
अब ताऊ जी आ गए और ताऊ जी ने देखा आके कि भाई तुमने क्या निकाला इसमें से, तुमने क्या निकाला। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमने क्या निकाला है तो उनकी जेब में अंधेरा हो गया था, क्योंकि लाइट चली गई थी। अंधेरा होने की वजह से उनकी जेब में अंडे के छिलके चले गए। जाने थे कुछ और खाने पीने की चीज, लेकिन क्या चले गए, अंडे के छिलके चले गए। और जैसे ही उन्होंने ये हरकत की, ताऊ ने देख लिया चोरी करते हुए, ठीक है भाई। तो अंडे के छिलके उन्होंने कहाँ रख लिए, अपनी जेब में रख लिए। किसने, राकेश ने रख लिए। अब उस ताऊ ने क्या करा, मोहन राकेश को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। ये चोरी उन्होंने की और ताऊ ने देख लिया, तो उन्हें कहाँ बंद कर दिया था, अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे बंद कमरे में किसको बंद कर दिया, मोहन राकेश को बंद कर दिया। कहाँ बंद करा, मोहन राकेश को अंधेरे बंद कमरे में कर दिया। अब आप अच्छे जानते हो, आप कुछ भी रोक सकते हो, लेकिन 10-15 साल के लड़के को कभी बांध के नहीं रखा जा सकता। आप अच्छे जानते, चुलबुले टाइप के होते। अब इन्होंने, मोहन राकेश ने क्या अनुमान लगाया, इन्होंने जुगाड़ पानी करके उस कमरे से बाहर निकल गए। चाहे वो ताला तोड़ा, जाली तोड़ी, और जाली वाली तोड़ के वो क्या हो गए भाई, बाहर निकल गए। अब जैसे ही वो बाहर निकले, वो कहाँ पहुंच गए, पहाड़ों पे मस्ती लेने गए। ओ हो भैया जान बच गई, आज तो जान बच गई, निकलो यहाँ से, बाल बाल बच गए। तो भाग के वहां से, कमरे में से वो कहाँ पहुंचे, एक पहाड़ी पर जाकर रुक गए। कहाँ रुक गए, पहाड़ी पर। आखिरी चट्टान जहां पर वो रुके थे, वो उसका लास्ट स्टेज था। तो कहाँ रुके भैया, वो आखिरी चट्टान पर जाकर। तो आखिरी चट्टान किसकी रचना हो जाती है, बोले मोहन राकेश की हो जाती है। और फिर वहां पर अपनी बाहें खोलते हैं, कहते हैं ओहो ये है लहरों के राजहंस, ये है भैया लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस भी किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो अंडे के छिलके उन्होंने रखे थे, अंडे के छिलके अपनी जेब में रखे थे, तो वो किसके मालिक बने थे, तो अंडे के छिलकों के जो मलबा था, उस मलबे को उन्होंने उठाया था। तो मलबे के मालिक कौन बने थे, मोहन राकेश बने थे। उनकी जेब में बिस्किट नहीं आए, उनकी जेब में कोई फैन नहीं आया, उनकी जेब में पान तमाकू गुटखा कुछ नहीं आया, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो जल्दबाजी में उन्होंने अंडे के छिलके उठा लिए। और अंडे के छिलके कैसे होते हैं, वो तो एक तरह का मलबा होता है ना। तो वो कौन बने भैया, मोहन राकेश मलबे के मालिक बन गए। अब आपको ये अच्छे से याद हो गई होगी। बोले दो दोस्त थे, मोहन और राकेश, और वो आधे अधूरे होते, 10-12 साल के हैं, आधे अधूरे थे। मोहन रोज खिलाता था राकेश को चीज, लेकिन ये राकेश क्या कहता था, कल खिलाऊंगा, कल खिलाऊंगा, कल खिलाऊंगा। तो न आने वाला कल किसकी रचना हो जाती है, बोले मोहन राकेश की हो जाती है। तो राकेश कहता है तू गुस्सा मत कर, एक दिन जरूर आएगा आषाढ़ का जब मैं तुझे खिलाऊंगा। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है ना। जैसे ही अंधेरा हुआ था, जब वो ताऊ की दुकान पर गए, तो उन्होंने मुट्ठी भर के निकाला। क्या निकाला था भाई, उन्होंने अंडे के छिलके। क्या निकाले, अंडे के छिलके। और अंडे के छिलके क्या होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं मलबे। वो एक मलबा ही तो होता है। तो किसके मालिक बन गए, मलबे के मालिक बन गए कौन, मोहन राकेश बन गए। और उन्होंने, वो ताऊ ने उन दोनों को, मोहन राकेश को कहाँ बंद कर दिया था, बोले अंधेरे बंद कमरे में कर दिया था। तो अंधेरे बंद कमरे में किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। ठीक है भाई, लेकिन उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता, इस वजह से उन्होंने जाली वाली तोड़ी, खिड़की विड़की तोड़ी, और वो सीधे कहाँ पहुंचे, एक चट्टान पर जाकर बैठ गए। यानी आखिरी चट्टान पर जाकर बैठ गए। और आखिरी चट्टान किसकी रचना हो जाती है, मोहन राकेश की रचना हो जाती है। फिर वहां पर अपनी बाहें खोलते हैं और क्या कहते हैं वो, कि भैया ये तो लहरों के राजहंस हैं, ये तो लहरों के राजहंस हैं, आप इन्हें कभी नहीं भूलोगे। ये कहानी आप चाहे एक बार और सुन लेना रिपीट करके, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से, तो आप आराम से बता दोगे। बताओ भी, आधे अधूरे किसकी है, बोले मोहन राकेश की है ना। न आने वाला कल किसकी है, मोहन राकेश की है। आषाढ़ का एक दिन किसकी है, मोहन राकेश की हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अंडे के छिलके किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। मलबे के मालिक किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है ना। अंधेरे बंद कमरे में किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। उसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर नीचे वो तोड़ के खिड़की निकल गए थे, तो आखिरी चट्टान थी, किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। लहरों के राजहंस किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। तो ये कहानी आपको सुनकर ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है भाई, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कहानी और सुन लो, 5 कहानी तैयार करिए वैसे तो, क्योंकि हमें अपना आंसर लेके आना है। अब मैं कभी भी आपसे कहूंगा ना भाई कि बताओ ये लहरों के राजहंस, तो बोलोगे हाँ यार मोहन राकेश ने खिड़की तोड़ के भाग गए थे, वो मोहन राकेश खिड़की तोड़ के भाग गए थे। तो लहरों के राजहंस किसकी हो जाती है, मोहन राकेश की हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। आपके जो हम करने वाले हैं वो है जयशंकर प्रसाद। बड़ी ध्यान से सुनना इसको भी।
जयशंकर प्रसाद। ठीक है भाई, जयशंकर प्रसाद को हम करेंगे। इनकी बहुत रचना पूछी जाती है, बहुत। देखो भाई क्या है, जयशंकर प्रसाद की जो हम रचनाएं करने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद की एक लड़की थी, ठीक है भाई, और उस लड़की का नाम था उर्वशी। उस लड़की का नाम क्या था? बोले उर्वशी था। बोले इसमें तो है ही नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी, जिसका क्या नाम है? उर्वशी। ठीक है भाई, इनकी एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी। इसमें है नहीं, मैं लिख देता हूं। ठीक है भाई, उर्वशी। ये अब जयशंकर प्रसाद की एक लड़की थी जिसका नाम था उर्वशी, और वो उनका जो राज्य था, जयशंकर प्रसाद का जो राज्य था जहां पर वो रहते थे, राज्य जो था वो कैसा राज्य था? बहुत प्रेम भाव से रहते थे, इस वजह से प्रेम राज्य। प्रेम राज्य किसका था? बोले जयशंकर प्रसाद के गांव का नाम था प्रेम राज्य। उनकी एक लड़की थी, यानी कि ये कौन है? ये इनकी एक पुत्री है उर्वशी। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है उर्वशी। ठीक है भाई, अब उस गांव में एक लड़का आता था जिसका नाम था आकाश, जिसका नाम था आकाश। यानी कि आकाश से क्या बनेगा? आकाशदीप। आकाश कहां पर आता था? प्रेम राज्य में आता था। और ये प्रेम राज्य किसका गांव था? बोले जयशंकर प्रसाद का था। और जयशंकर प्रसाद की कौन थी? एक पुत्री, उस पुत्री का नाम था उर्वशी। ठीक है भाई, उर्वशी उस पुत्री का नाम था। अब अचानक आकाश और उर्वशी आपस में मिल गए, यानी कि इनकी नजरें एक दूसरे से मिल गई। और जैसे ही इनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो इन्हें आपस में धीरे धीरे प्रेम होने लगा। यानी कि ये प्रेम पथ, प्रेम पथ, प्रेम पथ मतलब प्रेम के रास्ते पर चल पड़े, यानी मोहब्बत प्यार के रास्ते पे ये दोनों चल पड़े। कौन कौन? आकाशदीप और उर्वशी। ये दोनों कहां पर चलने लगे? ये चलने लगे प्रेम के रास्ते पे, यानी प्रेम पथिक। अब अक्सर आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग प्यार की होती है ना, तो लड़की पूछती नहीं कभी तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये बहुत कम पूछती है, नहीं पूछती। तो जब इन दोनों में अच्छी खासी बातें होने लगी, यानी 50-60% ही आपस में मिलने लगे, तो एक दिन उर्वशी ने पूछा इससे, किससे पूछा? आकाश से पूछा। आकाश से पूछा, बोले आकाश ये बताओ आप रहते कहाँ हो? आकाश आप रहते कहाँ हो? तो इसने कहा मैं रहता हूँ महाराणा के महल में। कहाँ रहता हूँ भाई? मैं रहता हूँ महाराणा के महल में। बोले अच्छा। अब इन दोनों में जब इसने सुना कि यार महाराणा के महल में रहता है इतने बड़े राजा के पास, तो इसकी जो प्रेम था, इसका उर्वशी का जो प्रेम था, है ना, वो और ज्यादा गहरा हो गया। किसके प्रति? आकाश के प्रति। आकाश के प्रति इसका जो प्रेम था उर्वशी का, इस आकाश के प्रति और ज्यादा गहरा प्रेम हो गया। और इतना गहरा हो गया कि ये दूर उस गांव से जाकर मिलने लगे। वहां पर क्या करने लगे? मिलने लगे। जब उसने कहा कि यार मैं तो राणा के महल में रहता हूं, बोले अच्छा। अब जब मिलने लगे तो दोनों ही आपस में कानन कुसुम करने लगे। कानन कुसुम यानी कि जो बहुत डीपली बातें होती हैं, इन्होंने वो शुरू कर दी। तो कानन कुसुम, कानों में बातें करने लगे, कानों में बातें करने लगे, कानन कुसुम, कानों में बातें करने लगे। कौन कौन? उर्वशी और आकाश, जो प्रेम पथ के रास्ते पर चल रहे थे। और उर्वशी कहाँ की थी? बोले प्रेम राज्य की थी। और किसकी लड़की थी? जयशंकर प्रसाद की थी। ठीक है भाई, कानन कुसुम ये दोनों करने लगे। अब हुआ ये जब ये पहाड़ी पर जाते थे, जब ये पहाड़ी पर जाते थे मिलने के लिए, मैं यहाँ पर है नहीं लेकिन मैं एक इमेज बना रहा हूँ, आप सोचो, इमेज सोचो। जब ये पहाड़ी पर जाते थे मिलने के लिए, पहाड़ी पर जाते थे, तो पहाड़ी में जाने से पहले ये जिस रास्ते को गुजर के जाते थे, उस रास्ते में इन्हें उड़ती हुई तितली नजर आती थी। तितली, उन्हें उड़ती हुई तितली नजर आती थी। और तितली के साथ साथ वहां पर कुछ कंकाल भी पड़े रहते थे। जंगल में जब आप जाओगे तो किसी न किसी के कंकाल पड़े रहते हैं, जानवर को भी होते हैं, और कुछ जानवर इंसानों को मार देते हैं, तो वहां पर भी कंकाल आपको मिलते हैं। तो जब उर्वशी और आकाश दोनों उस पहाड़ी पर जाते थे बैठने के लिए, शाम के समय अपना दिन बिताने के लिए एक दूसरे के साथ, तो वो आपस में कानाफूसी तो करते थे, यानी कानन कुसुम तो करते थे, लेकिन रास्ते में उन्हें तितली मिलती थी उड़ती हुई उस जंगल में, और वहां पर कंकाल भी मिलते थे। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो कंकाल किसके थे? वो कंकाल किसके थे? तो आप कहोगे वो कंकाल थे स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के वो कंकाल थे, क्योंकि वो उन्हें किसी ने मार दिया था, दफनाया। बस कहानी बना रहा हूं मैं, कहानी, आप कहानी सुनो। वो कंकाल किसके थे? वो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के क्या थे मेरे दोस्त? वो कंकाल थे। वो कंकाल चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के थे। अब हुआ ये, अब आपने अक्सर देखा होगा कि लड़का जो होता है वो ज्यादातर लड़की को फूल देता है,
नहीं देता, वो ज्यादातर फूल देता है। लेकिन इस आकाश की ये आदत थी कि ये हमेशा उर्वशी को फूल देता था कमल का। उर्वशी को क्या करता था, ये गुलाब का फूल ला कर देता था हर रोज जब भी मिलते थे फूल ला कर देता, जब भी मिलते उर्वशी को फूल ला कर देता। एक दिन गुस्सा आया, एक दिन उर्वशी को गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया उसने फूल को जमीन पर पटक के मारा कि तुम्हारा रोज रोज का यही नाटक है, आप हमेशा फूल ही ला कर देते हो, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ और नहीं मिलता, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ और नहीं मिलता क्या। अब जब इसको गुस्सा आया उर्वशी को, तो साथ साथ भैया आकाशदीप को गुस्सा भी आ गया, आकाश को भी गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आया भैया, आकाशदीप को भी गुस्सा आ गया। बोले ओफो, मैं इतनी प्यार से फूल लेके आता हूँ और तुम्हारे मन में ये बात चल रही है कि तुम हर बार फूल लेके आते हो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो आराम से मना कर देती, है ना। लेकिन आदत होती है कुछ लोगों की, वो हमेशा चौड़ में ही रहते हैं हमेशा। तो वो क्या थी, उर्वशी गुस्से में उसने फूल फेंका, ऐसा करके लो मैं तुम्हारा फूल ले ही नहीं रही। तो आकाश को जब गुस्सा आया ना, उसने फूल को देखा जमीन में पड़ा हुआ, तो आकाश बोला कि यार तुम तो बड़ी कमीनी हो। बोले अच्छा, कमीनी बता रहा मुझे। तो आकाश को फिर और गुस्सा आया, बोले तुम कमीनी नहीं हो बल्कि तुम महाकमीनी हो। कमीनी मतलब कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है कौन सी, कामायनी। और कामायनी कैसी रचना है, बोले ये एक महाकाव्य है। ये एक कैसा है, बल्कि महाकाव्य है। ठीक है भाई, महाकाव्य है। अब जैसे ही आकाशदीप ने उर्वशी को क्या कहा था, कमीनी कहा था। कमीनी मतलब कामायनी कहा था, और कैसा कामायनी कहा था, महाकमीनी कहा था, यानी महाकाव्य। ये कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की क्या हो जाती है, एक महाकाव्य बन जाता है। अब जैसे ही उर्वशी ने ये बात सुनी कि यार मुझे तो महाकमीनी बता रहा है, तो उसकी आंख से आंसू आ गए। आंसू मतलब वो रोने लगी। कौन रोने लगी, उर्वशी। अब उर्वशी इतनी तेज तेज रो रही थी, इतनी तेज तेज रो रही थी कि उसके जो आंसू थे ना, वो झरने की तरह लहर बन के बह रहे थे, है ना। उसके आंसू झरने की तरह, जैसे झरना बहता है ना, पट 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 पट, है ना। और जैसे ही वो नीचे गिर रहे थे तो वो लहर की तरह बह रहे थे नीचे, लहर की तरह। एक कहानी बनाई है मैंने ऐसे, आपको याद रहे तो। आपको अब आंखें बंद करो, और जो मैंने कहानी सुनाई है वो कहानी सोच के मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, आराम से बता दोगे। जरा मुझे बताओ, तितली और कंकाल जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें क्या मिलते थे, तितली और कंकाल। और तितली और कंकाल किसकी हो जाती है भैया, वो जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। तो क्या कहानी थी हमारी, कि जयशंकर प्रसाद की एक लड़की थी जिसका नाम था उर्वशी, और जयशंकर प्रसाद का एक गांव था जिसका नाम था प्रेम राज्य, है ना। और उस प्रेम राज्य में एक दिन आकाश आ गया, और आकाश और उर्वशी की दोनों की आंखें लड़ गई। वो क्या होने लगे भैया, प्रेम के रास्ते पर चलने लगे। यानी प्रेम पथिक किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है। उर्वशी किसकी रचना हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। प्रेम राज्य किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। अब जैसे ही इन दोनों में प्रेम आगे बढ़ा, इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी, तो एक दिन उर्वशी ने पूछा कि आकाश आप ये बताओ कहाँ रहते हो। तो वो बोला कि मैं तो महाराणा के महल में रहता हूँ। तो महाराणा के महल ये किसकी रचना है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है। उसके बाद आती है क्या, जब वो दोनों आपस में बातें करने लगे कानों कानों में, यानी कानन कुसुम, कुसुन पुसुन करने लगे कानों में। कुसुन पुसुन मतलब कहते नहीं आपस में बड़ी गुपचुप बातें होती हैं, तो कानन कुसुम, कानों में वो थोड़ी गहरी बातें करने लगे। वो आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो कानन कुसुम करने लगे कौन कौन, उर्वशी और आकाशदीप। जब वो एक पहाड़ी पर मिलने जाते थे एक दूसरे से शाम के समय, तो कहाँ को होकर जाते थे, रास्ते में। और रास्ते में उन्हें क्या मिलता था, बोले तितली मिलती थी और कंकाल भी मिलते थे। और वो कंकाल किसके थे, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के कंकाल थे। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की किसकी रचना हो जाती है, बोले जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। तितली और कंकाल किसकी रचना हो जाती है, बोले जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। अब जैसे ही वो आकाश रोज रोज इसको कमल का फूल लाकर देता था, किसका, कमल का फूल लाकर देता था, रोज लाकर देता था। जब भी मिलता था ये और कुछ लाता ही नहीं था, चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं, बस एक ही चीज लाता था, फूल। एक दिन उसे गुस्सा आया उर्वशी को, और जैसे ही उर्वशी को गुस्सा आया तो उसने पटक के मारा फूल, धेड़ देनी। और जैसे पटक के मारा, बोली ओ हो तुम तो बड़ी कमीनी हो। बोले अच्छी कमीनी बता रहा, बोले कमीनी नहीं तुम महाकमीनी हो। तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वो भाई क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है भाई। वो क्या है, महाकाव्य है। और जैसे ही उसने उर्वशी ने सुना कि यार ये तो महाकवि बता रहा है, तो उसकी आंख से आंसू झरने की तरह बहने लगे। कैसे भैया, झरने की तरह लहर बनकर बहने लगे। तो आंसू
झरना और लहर, ये भी किसकी रचना हो जाती है? जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। अगर मैं अब आपसे पूछूंगा ना तो आप आराम से बता दोगे। तो एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखो भाई, यहाँ पर क्या थी? उर्वशी थी, और उर्वशी सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से करना पड़ा। उर्वशी क्या थी? जयशंकर प्रसाद की पुत्री थी, है ना। और वो एक गांव में रहते थे जिसका नाम था प्रेम राज्य। वहां पर एक दिन आकाश आ गया, और आकाश का और उर्वशी का दोनों का टांका भिड़ गया। मतलब वो फेल इन लव विद, ये वाला हिसाब हो गया, यानी दोनों प्यार में पड़ गए। और जैसे ही प्यार में पड़े तो वो प्रेम के पथ पर चलने लगे, प्रेम पथ, है ना। फिर एक दिन उर्वशी ने पूछा आकाश से कि भाई एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं महाराणा प्रताप के महाराणा के महल में रहता हूँ। तो महाराणा के महल, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। और जब वो दोनों आपस में गहरे दोस्त हो गए, यानी कि दोनों की फ्रेंडशिप बढ़िया हो गई, तो वो क्या करने लगे? कानन कुसुम करने लगे, यानी गहरी गहरी बातें करने लगे जो कानों में की जा सकती हैं बस। तो कानन कुसुम किसकी रचना हो जाती है? बोले जयशंकर प्रसाद की हो जाती है ना। लेकिन जब वो पहाड़ी पर जाते थे, कहाँ पर? जब वो पहाड़ी पर जाते थे शाम को एक दूसरे से मुलाकात करने, मिलने, तो रास्ते में उन्हें क्या मिलती थी? बोले तितली मिलती थी, तितली। और क्या मिलता था? बोले कंकाल भी मिलते थे उन्हें रास्ते में। वो कंकाल किसके थे? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के कंकाल थे। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त किसकी रचना है? बोले जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखोगे, जब वो ये जो आकाश है, ये आकाश क्या करता था? आकाश क्या करता था? उसके लिए रोज रोज क्या लेके आता था? बोले एक कमल का फूल लेके आता था। और इस वजह से उर्वशी नाराज हो गई, उसने कमल के फूल को जमीन पे दे मारा। और बोले तो आकाशदीप को भी गुस्सा आया और बोला कि तुम बड़ी कमीनी हो। बोले कमीनी बोल रहे हो? बोले कमीनी, तुम महाकमीनी हो। इस वजह से महाकाव्य, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कैसा भैया? ये एक महाकाव्य है, ठीक है भाई, महाकाव्य है। और ये बात सुन के उर्वशी के आंसू आ गए, और उसके आंसू झरने की तरह लहर बन के बहने लगे, ठीक है भाई। तो आंसू, झरना, लहर, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है भाई। तो प्रेम राज्य और उर्वशी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। हमसे पूछेगा उर्वशी किसकी है? बोले जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेम राज्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप प्रेम पथिक किसकी रचना है? बोले जयशंकर प्रसाद की। महाराणा का महल, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कानन और कुसुम किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तितली और कंकाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी रचना है? बोले जयशंकर प्रसाद की। और ये क्या है? एक महाकाव्य है। आंसू जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद, ठीक है भाई। ये एक ट्रिक थी, कहानी थी जो मैं आपको याद कराना चाह रहा था। ये कहानी आपने सुनी है। अब मैं आपसे कहूंगा यार, आकाशदीप और उर्वशी मिलने जाते थे तो रास्ते में क्या मिलता था? तो आप बड़ी आराम से बता दोगे कि उन्हें रास्ते में तितली मिलती थी, कंकाल भी मिलते थे। कंकाल किसके थे? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के, ठीक है भाई। अगले पर आ जाए, एक कहानी और सुना दूं फिर मैं आपको बढ़िया सी। बताओ अगर कहो आप तो, अगर कहो तो मैं आपको एक कहानी और सुना देता हूँ। इसमें बहुत मजा आएगा आपको, इस कहानी में और ज्यादा मजा आएगा, इस कहानी में और ज्यादा मजा आएगा। देखो क्या है कहानी, कहानी सुनो। कहानी सुनो, मुज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। देखो यहाँ पर किसकी है? अब हम पढ़ने वाले हैं एक और कहानी जिसका नाम है यशपाल। यशपाल भाई साहब की हम कहानी पढ़ने वाले हैं, यशपाल की। देखो यशपाल एक लड़का है, लेकिन यशपाल क्या करता है? ये थोड़ा पियक्कड़ टाइप का बंदा है। कैसा भाई? पियक्कड़ टाइप का बंदा। अब वो पियक्कड़ टाइप का बंदा होने की वजह से ये मार खा जाता है। कैसे मार खाता है अभी हम देखेंगे। देखो भाई, एक यशपाल नाम का लड़का है, यशपाल, ऐसा सोचो कि यशपाल नाम का लड़का है। आदमी दो बातों में ही हमेशा, दो सिचुएशन में ही सच बोलता है, एक शराब पी के और दूसरा गुस्से में। या तो वो गुस्से में होगा तब सच बोल देगा, और जब उसने दारू पी रखी होगी तब वो सच बोल देगा, है ना भाई। तो यशपाल ने क्या हुआ, एक दिन दारू पी ली। क्या पी ली भाई? दारू, ठीक है। सिर्फ मैं आपको याद कराने के माध्यम से इस शब्द का यूज कर रहा हूं, वैसे कोई इंटेंशन नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। यशपाल ने एक दिन दारू पी रखी थी। अब हुआ ये कि इसे एक लड़की से प्रेम हो गया। इसमें भी प्रेम को घूस देते क्योंकि इंटरेस्टेड है इसलिए मजा आएगा। इसे क्या हुआ, एक लड़के से प्रेम हुआ, ठीक है भाई, एक लड़के से प्रेम हुआ। अब जिस लड़की से प्रेम हुआ था उस लड़की की एक बहन थी। जिस लड़की से इसे प्रेम हुआ था,
यशपाल को उसकी एक बहन भी थी, उसकी एक बहन भी थी। अब तुम तो जानते ही हो, कहते हैं ना किसी लड़की को पटाना हो तो पहले उसके भाई या बहन को पटा लो, लड़की को खुद पट जाएगी। ऐसा करना मत कभी, आप इस्तेमाल करो, यूज करो, ये ट्रिक नहीं है, बस ऐसे बोल दिया मैंने। अब यशपाल ने क्या किया, एक दिन दारू जब खूब सारी पी ली तो इसे बहुत बुरी तरीके से चढ़ गई। अब बहुत बुरी तरीके से चढ़ी तो इसने इसकी बहन से, यानी इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से एक दिन ये बात करने लगा दारू पी के। अब उसने झूठा सच्चा जो भी उसकी बहन को पटाने में लगाया था वो सब इसने इसकी बहन के सामने उगल दिया, यानी दारू पी के उसने सच उगल दिया कि उसकी बहन कैसी है, क्या करती है। अब झूठा सच्चा इसने कहां पर उगला, इसकी बहन के सामने। अब इसकी बहन जो है गुस्सा हो गई कि तुम तो मेरी बहन से ऐसे करते हो, अब उसकी इतनी बुराई कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। ये बोला कह रहे चल छोड़ यार, मैं तो थोड़े पैसे दे दूंगा, कहना मत उससे, भूल जाना। तो इसने कहा चलो ठीक है। ये लालच में आके इसने नहीं कहा। अब भाई बहन तो बहन होती है, पेट पर रुकती थोड़ी ना है बात। अब ये बोल रही एक दिन इसने अपनी बहन से जाके, जो इस यशपाल की गर्लफ्रेंड थी, यानी अपनी बड़ी बहन को जाकर सब कुछ बता दिया कि यशपाल जो है ऐसे ऐसा कह रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम बहुत ऐसी हो, तुम गुस्से वाली हो, तुम नाटी हो, तुम्हारी नाक छोटी है, ये बहुत सारी कमी जो भी इसने इसकी बहन से बताई थी, अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से बताई थी, उसने जाके सब कुछ अपनी बहन से बता दिया, जो उसकी बड़ी बहन थी। अब यशपाल को बुलाया किसने, उसकी गर्लफ्रेंड ने। जो यशपाल की गर्लफ्रेंड थी उसे बुलाया यशपाल को। अब इन भाई साहब की उतर गई, इनके दिमाग में शक आ गया कि यार जो मैंने दारू पी के बोला था वो मुझे लगता है उसकी बहन ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। अब झूठा सच्चा जो भी था वो सब किसने बता दिया, उसकी बहन ने अपनी बहन को। अब ये बोला, यशपाल बोला अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से, यार मैंने कहा था कि ये जो बातें हमारी तुम्हारी हो रही हैं ये तेरी मेरी और उसकी बात है, किसी को कहना मत। अब इस गधी से मना करा था लेकिन फिर भी इसने बता दिया। तो यशपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से कहा था कि ये तेरी मेरी उसकी बात है, किसी को बताना मत। बोले ठीक है नहीं बताऊंगी, झूठी सच्ची हो तब भी मत बताना। बोले ठीक है। अब जब इसकी बहन ने बुलाया, यानी कि यशपाल की गर्लफ्रेंड ने इसको बुला लिया, इसको जब बुला लिया तो दोनों में टक्कर हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई दबा के। ये बोली इसकी गर्लफ्रेंड कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, पटाने से पहले जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, प्रपोज करने से पहले तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, बताओ भाई तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं। अब ये बोला कि यार वो दिन और थे, ये बोला कि यार वो दिन और थे, स्टार्टिंग थी चुनाव के बाद। उसको कहते हैं ना कि जब चुनाव खत्म हो जाता है प्रचार थोड़ी ना करते हैं, प्रचार तो चुनाव से पहले ही होता है। तो जब तक लड़की को प्रपोज ना करो तब तक पीछे पीछे रहते हैं, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाती है कहानी चुनाव की तरह। ठीक है भाई। तो ये बोला लड़की बोली, गर्लफ्रेंड बोली उसकी कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं और अब तुम मेरी ही बुराई मेरी बहन से कर रहे हो। वो बोला कि यार वो दिन और थे, वो दुनिया और थी उस समय तेरी मेरी दुनिया कुछ और थी। अब इसने जब ऐसे कहा था ना, जब वो टाइम और था, कहते नहीं कि यार वो टाइम और था स्टार्टिंग का, अब कुछ और है। ये बात सुन के इसकी गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आया और ये बोली कि तुम कुत्ते की दुम हो। कुत्ते की दुम मतलब पूंछ, तुम कुत्ते की पूंछ हो, कभी नहीं सुधरोगे, तुम कुत्ते की पूंछ हो, कभी नहीं सुधरोगे। और ये बात कह के इसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। अब वहां पे एक ताऊ खड़े थे, तो यशपाल बोले दादा देख रहे हो कितनी बदतमीजी कर रही है। यशपाल बोला दादा देख रहे हो कितनी बदतमीजी कर रही है ये लड़की। दादा कामरेड किसकी रचना है, यशपाल की। अब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी कि यशपाल की एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड की एक बहन थी छोटी। दारू पी के उसने, यशपाल ने उसकी अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से सब झूठा सच्चा बोल दिया। तो झूठा सच्चा किसकी रचना, यशपाल की। अब जब बोल दिया तो इसने कहा मैं अब अपनी बहन को बता दूंगी। तो यशपाल बोला बतावे मत, मैं तुझे कुछ पैसे वैसे दे देता हूँ। लालच में आके इसने यहाँ पर तो मना कर दी, लेकिन फिर भी इसने अपनी बहन को बता दिया। और यशपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से कहा था कि देख भाई ये तेरी मेरी उसकी बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तेरी मेरी उसकी बात है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन लड़की के पेट में बात रुकती नहीं है, ये आप ये बात अच्छे जानते हो। इसने अपनी बहन को जाके सब कुछ बता दिया और जब उसे ये पता चला तो उसकी गर्लफ्रेंड ने यशपाल को बुलाया और कहा कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, अब तुम मेरी इतनी बुराई कर रहे हो मेरी बहन से, और उस समय तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। तो यशपाल बोला वो दुनिया और थी। तो वो दुनिया किसकी रचना है, यशपाल की।
है ना। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं किसकी रचना है, यशपाल की। अब गुस्से में आकर जब इसने ये बात सुनी इसकी गर्लफ्रेंड ने, तो बोली कि तुम कुत्ते की दुम हो, कभी नहीं सुधरोगे। कुत्ते की दुम मतलब कुत्ते की पूंछ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये बात कह के वहां पर गुस्से में वो चली गई। तो दादा वहां पर खड़े थे, तो यशपाल बोला, दादा देख रहे हो कितनी बेइज्जती कर दी मेरी। तो दादा मतलब दादा कामरेड। दादा कामरेड किसकी रचना हो जाती है, यशपाल की हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया यशपाल की कौन कौन सी हो जाती है। झूठा सच्चा हो जाती है, तेरी मेरी उसकी बात हो जाती है, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, वो दुनिया और थी, या वो दुनिया, सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो याद करने के लिए, आगे बढ़ा सकते हो, वो दुनिया और थी। फिर बोले कुत्ते की दुम और दादा कामरेड, ये किसकी रचना हो जाती है, यशपाल की। यशपाल एक पियक्कड़ बंदा है, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। 3 कहानी सुना चुका हूं, आप कहोगे तो मैं और आपको सुना देता हूं, एक कहानी और सुना देता हूं। ठीक है भाई, ये सुनो कहानी, एक कहानी और सुनो। देखो एग्जाम की जो डेट है तुम्हारी वो नजदीक है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए जितना ज्यादा हो सका है ना मैं आपको कुछ ना कुछ दे ही रहा हूँ, और सब ट्रिक के माध्यम से है ये, सब ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं बचा है कि आप चीजों को, है ना, डिटेल में पढ़ सको। तो इसलिए जो आपको याद रहेगा, देखो जितनी कहानी मैंने सुनाई है ना, गारंटी देता हूँ ये आपको याद जरूर रहेगी, ये आपको याद जरूर रहेगी। अगर आपको एक बार में याद ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना। ठीक है भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, देखो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दों का गांव, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, और एक रचना है इनकी कौन सी, इनकी एक रचना देशांतर, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, देशांतर नहीं है, बंद गली का आखिरी मकान, ये भी इनकी रचना है, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है भाई, लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक है इनकी बंद गली का, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ये भी किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। देखो आप अच्छे जानते हो, बड़े ध्यान से सुनना इसको भी, जैसा अभी और बाकी सुनिए। जो धर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं ना, वो अंधविश्वासी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, समझ रहे हो। फिर उन्हें कोई भी बाबा आके टुच्चे मुच्चे टाइप के जो होते हैं, या मौलवी आकर टुच्चे मुच्चे टाइप के, वो उन्हें गुमराह कर जाते हैं। ठीक है भाई, कि ऐसा कर लोगे, इतना दान कर दोगे तुम्हारा ये भला होगा, तुम ऐसा कर दोगे तो सुख शांति आएगी, इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है भाई, तो जो धर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासी होते हैं। तो एक गांव ऐसा ही था, एक गांव था, और उस गांव में एक बाबा आ गए। ठीक है भाई, सिर्फ देखो मैं किसी की बुराई वुराई नहीं कर रहा, है ना, ना ही मेरा कोई औचित्य है, बस आपको ये कहानी याद हो जाए, कहानी के माध्यम से ये रचनाएं याद हो जाए, ये काफी है। अब एक दिन एक बाबा एक गांव में आए, और वो गांव बहुत ठेठ गांव था। ठेठ गांव का मतलब कि जो जैसा कहता था, थोड़ा बहुत ज्ञानी पंडित या मौलवी वगैरह, तो वो वैसे ही मान लेते थे, क्योंकि वो धर्म पर बहुत विश्वास करते थे गांव के लोग। अब एक दिन एक बाबा आए गांव में, सर्दियों के दिन थे। कैसे दिन थे भैया, सर्दियों के, यहाँ पर सर्दियों के दिन थे। अब सर्दियों के दिन में क्या हुआ, एक बाबा आ गए, और बाबा गांव में आके बोले कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं ठेले पर हिमालय को रख सकता हूँ। मैं इतना बड़ा हिमालय मतलब ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा जादूगर हूँ कि मैं ठेले पर हिमालय को रख सकता हूँ। अब वो थे सबके सब अंधविश्वासी, क्योंकि उन्हें धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास था, ठेठ गांव के थे बिल्कुल। अब वो अंधविश्वासी थे, नहीं, अंधा युग था। वो जो गांव था, उतना हिस्सा गांव का जहां पर वो गांव के लोग रह रहे थे, ये एक अंधा युग था। इतने लोग ये अंधे थे। कैसा था भाई, अंधा युग, ये एक अंधा युग वाला गांव था। अब अंधा युग होने की वजह से उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ यार बात तो सही है, इतने बड़े बाबा हैं ये इतने बड़े बाबा हैं कि ठेले पर हिमालय को रख सकते हैं। वाह क्या बात है, इतना बड़ा हिमालय ठेले पर रख सकते हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत पहुंचे हुए। फिर बाबा बोले कि मैं सिर्फ ठेले पर हिमालय नहीं रखूंगा, ठेले पर हिमालय नहीं रखूंगा, बल्कि सूरज को भी घोड़ा बना दूंगा। बल्कि जो सूरज धीरे धीरे चलता है ना, जो सूरज धीरे धीरे चलता है, वो फिर घोड़े की तरह तेज तेज चलेगा, वो फिर घोड़े की तरह तेज तेज चलेगा। मतलब सूरज का 7वां घोड़ा बना दूंगा मैं, इतना बड़ा
पहुंचा हुआ आदमी हूं, ये बाबा बोले। ठीक है भाई। अब सब के सब वहां के सीधे साधे लोग धर्म पर बहुत विश्वास करते थे। अब एक आदमी आया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा मैच्योर था, तो बोला कि यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे ही उस गांव के लोग, वैसे ही उस गांव के लोग मान रहे हैं, वैसे ही उस गांव के लोग मान रहे हैं। अब वो आदमी बोला, वो आदमी देखो इमेजिनेशन करना चीजों को, वो आदमी बोला कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गांव साला मुर्दों का गांव है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो जैसा बोल रहा है वैसे सुन रहे हैं। एक दूसरा मैच्योर आदमी आया, वो बोला कि यार इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है ये मुर्दों का गांव है, जो जैसा कह देगा वैसे मान लेंगे। अब उस आदमी ने आके इन बाबा की, उस आदमी ने आके इन बाबा की सारी पोल पट्टी खोल दी, सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी कि सूरज का सातवां घोड़ा जो कह रहा है कि मैं सूरज का सातवां घोड़ा बना दूंगा, ये नहीं बना सकता। ये हिमालय को ठेले पर रखने की बात कर रहा है, नहीं बना सकता, ये रख ही नहीं सकता। हिमालय बहुत बड़े, तुम्हें गुमराह कर रहा है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, जब कोई जगाता है ना तभी जागते हैं ऐसे गांव के लोग, ना तो नहीं जागते, जो जैसा करता है वैसे करते रहते हैं। अब वो जो मुर्दों का गांव था वो जाग गए। अब जैसे ही वो जागे तो ये गांव के लोग बोले, ये गांव के लोग बोले इस बाबा से कि यार ये तो साला बाबा सही नहीं है, ये तो हमें गुमराह कर रहा है। तो ये बोला ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इसने हमारे साथ, हमें झूठ बोल के हमसे ठग लिया इसने बहुत कुछ। बोले ये इसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। बोला कि इसने गुनाह नहीं किया, बल्कि ये गुनाहों का ही देवता है, ये तो गुनाहों का ही देवता है, इतना बड़ा गुनाह किया है इसने, और पता नहीं कहां कहां कौन कौन से गांव में करा होगा, तो ये तो भैया गुनाहों का देवता है, देवता। बोले अच्छा। अब सारे गांव वाले जितने भी थे, जितने भी गांव वाले थे, इस बाबा के साथ, इस बाबा के पीछे दौड़ने लगे मारने के लिए, इस बाबा को मारने के लिए दौड़ने लगे सारे गांव के लोग। बोले इसे मारो, इसने हमें ठग लिया, हमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो सारे गांव क्या कर रहे थे, सारे गांव के लोग इस बाबा को मारने के लिए दौड़ रहे थे। और जैसे ही वो बाबा भागे तो एक गली में भाग गए, एक गली में भाग गए। और उस गली का कहते नहीं थोड़ा मोहल्ला टाइप का होता है ना, तो मोहल्ला होता है ना, मोहल्ले में इधर भी घर होते हैं इधर भी घर होते हैं, बीच में एक सीधी गली होती है। अब उस गली में आगे जाके रास्ता बंद था, तो बंद गली का आखिरी मकान पर पहुंच गए। अब बाबा वहां भैया कहाँ को भागे, इधर से भी रास्ता बंद, इधर से पीछे से लोग आ गए, साइडों में घर बने हुए, भाग ही नहीं सकते, तो बंद गली का आखिरी मकान पर पहुंच गए। और लोगों ने वहां पर ठंडा लोहा उठाया, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। अब सर्दियों के दिन थे तो लोहा तो ठंडा ही होगा, तो ठंडा लोहा वहां उठाया और उस बाबा को खूब मारा, उस बाबा को खूब मारा। यहां पर होती है हमारी कहानी खत्म। ठीक है भाई। अब आप आराम से देख सकते हो, धर्मवीर भारती, जो लोग धर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं वो अंधा युग होता है। अगर उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग ज्यादातर धर्म को मानते हैं और उसमें बिलीव करते हैं, और उल्टे सीधे बाबा आके, कोई फकीर आके उन्हें बेवकूफ बनाकर चला जाता है, तो उससे क्या कहोगे आप, अंधा युग तो कहोगे, यार ये तो अंधा युग है, अंधा युग है। ठीक है भाई। अब बाबा क्या कर रहे थे, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, ठेले पर हिमालय को रख दूंगा, सूरज का सातवां घोड़ा बना दूंगा। बोले अच्छा। तीसरा आदमी आया, कहने लगा यार ये तो जैसा बाबा कह रहा है वैसे सुन रहे गांव के लोग, मुझे लगता है ये मुर्दों का गांव है। बोले हाँ बात तो ठीक है। अब जैसे ही बाबा की सच्चाई पता चली गांव वालों को, तो बोले यार ये गुनाह नहीं किया इसने हमारे साथ, बल्कि ये तो खुद गुनाहों का देवता है। अब सब के सब लोग उसके पीछे भागे मारने के लिए। तो बाबा कहाँ भाग गए थे, बंद गली का आखिरी मकान पर। ठीक है भाई। बंद गली के आखिरी मकान पर भागे, और वहां पर लोहा मिला, और लोहा सर्दियों की वजह से कैसा था, ठंडा, तो ठंडा लोहा था, और बाबा पे खूब बजाया। ठीक है भाई। तो सारी उनकी बाबागिरी निकल गई। तो धर्मवीर भारती की कौन कौन सी है, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दों का गांव, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, और ठंडा लोहा। ठीक है भाई। ये सारी रचनाएं किसकी हो जाती है, धर्मवीर भारती की हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटी सी और है, 10 मिनट के, मतलब मुश्किल से और 2-4 मिनट लगेंगे, उसको भी निपटाई देते हैं, उसको भी निपटाई देते हैं, ये वाले भी निपटाई देते हैं जब है ही हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर है अपने पास भीष्म सहानी, इनकी एक रचना का नाम है, बहुत फेमस है। हालांकि और रचना भी मैंने जोड़ दी, मैं सोच रहा था कि ना जोड़ूं, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ दी यहाँ पे। ये कह रहा है हमसे भीष्म सहानी। देखो भीष्म सहानी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आप कहोगे इनकी जो रचनाएं हैं, चीफ की दावत, बहुत फेमस रचना है चीफ की दावत, है ना, और एक है झूमर, एक है दानुष है, ये दानुष, ये दानुष है, दानुष। ठीक है भाई। ये यहाँ पर दानुष है, थोड़ा सा गलत है ये दानुष कर लेना इसको, दानुष, ये दानुष है।
ठीक है, तमस है। और गंगों का जाय, गंगों का जायरा, गंगों का जायरा, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर कर रखी है। अब देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि एक लड़का था जिसका नाम था भीम। एक लड़का था जिसका नाम क्या था भाई, भीम था। एक लड़का था जिसका नाम है भीम, इस चीज को ध्यान रखो, भीम है। अब भीम एक कंपनी में काम कर रहा था अपने बॉस के अंडर में, अपने बॉस के अंडर में काम कर रहा था। अब ये वाली जो रचना है ना, आप यहाँ पर लिख लो। कहाँ पर लिख लो, यहाँ पर। गंगों का, ये गंगो होगा, गंगों का जाय, ये जाय है, जाय। अब गंगो जो है, गंगो, ये भीष्म सहानी इस गंगो का बेटा था। कौन है भाई, बेटा। ध्यान से सुनना आराम से। ये भीष्म गंगो का बेटा था। अभी कंपनी में काम कर रहा था, तो अपने बॉस को खुश करने के लिए ये भीष्म सहानी अपने बॉस को खुश करने के लिए इसने एक दिन दावत कर दी। जो इसका बॉस था, जो चीफ था, चीफ कह सकते, जो चीफ था उसकी क्या कर दी इसने, एक दिन दावत कर दी। किसने कर दी, भीष्म ने। तो भीष्म सहानी ने एक दिन अपने चीफ की दावत कर दी। और जैसे ही उसने दावत करी, अब किसी बड़े आदमी को अपने घर बुलाओगे तो अपना घर अच्छे से साफ करोगे, सारी चीजें हटाओगे, खराब खराब जो चीजें हैं उन्हें साइड में लगा दोगे, है ना, अपने घर को सजाओगे। तो भीष्म सहानी ने क्या किया, जैसे ही अगले दिन चीफ की दावत की, तो उसने पहले दिन अपने घर को सजाया। किससे सजाया, झूमर से सजाया। जो झूमर अपने घर पे लगाए, और झूमर के साथ दानिश, दानिश का मतलब है जो छोटी छोटी बहुत नहीं, कुमकुम टाइप, वो कुमकुम भी उसने लगाए। अब उसने सोचा कि यार इतना बड़ा आदमी आएगा, अब मेरी जो माँ है गंगो, ये गंगो क्या है, इस कुछ कुछ नालायक टाइप के लड़के भी होते हैं कुछ नया, तो भीष्म सहानी कुछ ऐसे नालायक है। तो इसने सोचा यार मेरी माँ तो बूढ़ी है, और जब चीफ घर आएंगे तो इसको देख के पता नहीं भी क्या सोचेंगे। तो इस गधे ने क्या किया, अपनी माँ को तमस में बंद कर दिया। तमस मतलब, तमस होता है अंधेरा, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तमस में, यानी अपनी माँ को तमस में बंद कर दिया। अब एक रसोई टाइप की थी उसमें बंद कर दिया। अब हर कहीं गांव देहात में रसोई के अंदर एक वेंटिलेटर लगा हुआ होता है कि नहीं होता। अब उस वेंटिलेटर से जब चीफ उसके घर आया, उसने बढ़िया से खाना वाना खिलाया, तो उसकी माँ कहाँ बंद थी, तमस अंधेरे में बंद थी। अब वो क्या कर रही थी, उसको याद कर रही थी। एक इनकी रचना है यादें, एक रचना है इनकी यादें। तो इनकी जो माँ है ना, इनकी माँ उस तमस में, अंधेरे में सोच रही थी इस तरीके से कि यार मैंने क्या क्या बनाया अपने बेटे को, ऐसे 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 ऐसे, है ना। वो क्या कर रही थी, याद कर रही थी पिछली बातों को, यादें। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं होती हैं भीष्म सहानी की, चीफ की दावत उन्होंने करी थी, और जब चीफ की दावत की तो उन्होंने अपने घर को झूमर से सजाया, दानुष यानी कुमकुम जो होते हैं कुमकुम टाइप के, उससे सजाया। और अपनी माँ को, जो इनकी गंगो इनकी माँ का नाम था, उसे कहाँ बंद कर दिया, अंधेरे में बंद कर दिया। इसका अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है भाई। अंधेरे में बंद कर दिया यानी तमस में बंद कर दिया। और क्या था भाई, उसे यादें आ रही थी, किसको, उसकी माँ को यादें आ रही थी कि मैंने अपने बेटे को कैसे कैसे यहाँ तक लाया और मुझे अंधेरे में बंद कर दिया। कुछ नालायक टाइप के लड़के भी होते हैं, ठीक है भाई। तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं, चीफ की दावत और झूमर, ये इनकी फेमस रचना है, इसको याद कर लेना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, एक बार फीडबैक तो देना कि मुझे कहानी थी, जो भी था XYZ, कैसा लगा आपको, ठीक है भाई। अगली और भी 1-2-3 मैं आपको करा दूंगा फेमस रचनाएं, जैसे महादेवी वर्मा है, या कह सकते हो महादेवी वर्मा हो जाती हैं, या फिर बहुत सारी रचनाएं हैं, मनु भंडारी हो जाते हैं। ये रचनाएं जो फेमस रचनाएं हैं वो मैं सब आपको करा दूंगा ऐसी कहानी से, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।